गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट और सेकेंड लॉ पढ़ लिया है, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो पहले पढ़ते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसको ध्यान से देखना है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसको एक्शन रिएक्शन का लॉ बोलते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक्शन लेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो वो वापस क्या करेगा, रिएक्शन भी करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, कोई भी क्या है, गन है, कोई भी क्या है, गन है, तो इसे क्या कर रहे हैं, हम बुलेट फायर कर रहे हैं। बुलेट फायर कर रहे हैं तो इसके ऊपर जितना फोर्स बुलेट के ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स वापस क्या लगेगा, गन के ऊपर लगेगा, जिसके कारण ये गन क्या करेगी, पीछे मूव करेगी, वापस बैकवर्ड मूव करेगी और बुलेट आगे चली जाएगी। और इसके एक्शन रिएक्शन की और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे सरफेस पे हम चल रहे हैं तो जो हमारे लेग है, ये जितना फोर्स सरफेस पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वापस सरफेस हमारे पैरों पे लगाता है, लेग पे लगाता है, तभी हम क्या हो पाते हैं, चल पाते हैं। तो इसकी देखते हैं हम एप्लीकेशंस थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, एक्शन रिएक्शन का लॉ है। यानी जितना एक्शन लेंगे उतना ही वापस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिएक्शन करेगा। एप्लीकेशंस, वॉकिंग इज इनेबल्ड बाय थर्ड लॉ। यानी जो वॉकिंग हम चलते हैं तो उसमें थर्ड लॉ लागू होता है, मोशन का जो थर्ड लॉ है वो लागू होता है वहाँ पर। ए बोट मूव बैक व्हेन वी डिबोर्डेड इट। और कोई बोट है मान लीजिए, और ये किनारे पे आ गई और यहाँ पे हमको क्या करना है, उतरना है, या यहाँ पर कोई उतर है तो ये यहाँ से जैसे ही ऐसे उतरता है तो ये इसके फेर है, ये पीछे की तरफ भी क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण ये बोट है ये तो पीछे की तरफ मूव करती है और ये इधर की साइड। तो ये हो गया एक्शन रिएक्शन। ये गन रिकॉइल्स, ये गन रिकॉइल्स अभी मैंने बताया, जिससे गन से हम बुलेट फायर कर रहे हैं तो उस गन के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगता है। तभी तो जब गन से बुलेट फायर की जाती है तब उसको कंधे से क्या किया जाता है, चिपका कर रखा जाता है, शोल्डर से चिपका कर रखते हैं गन को, ताकि उसमें ज़्यादा फोर्स जनरेट न हो। रोविंग ऑफ ए बोट, रोविंग ऑफ ए बोट यानी वाटर में जो रोविंग बोट है, बोट को रोविंग करते हैं, मीनिंग वाटर है वो एक डंडे की सहायता से क्या धकेलते हैं, पीछे धकेलते हैं वाटर। तो जितना वाटर हम पीछे धकेलेंगे उतनी ही बोट क्या जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन। अब हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन मीनिंग जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी मोमेंटम को हम क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यानी फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। यानी जितना कोलिजन होने के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो आपस में टकरा रही है और उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन होने के बाद में जो उनका टोटल फाइनल मोमेंटम आएगा वो इनिशियल मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल ही होगा। When two bodies act upon one another their total momentum remains constant। यानी उनका मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग। यानी जब तक हम कोई फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम मीनिंग उसके ऊपर बाहर से कोई क्या नहीं लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स से नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स से नहीं लगना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम की क्या आएगा, इक्वल आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें,
टू बॉडीज है, सपोज टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ईच ऑफ मास, जिनका मास क्या है m1 एंड m2 है, आर मूविंग इनिशियली विथ वेलोसिटी u1 एंड u2। ये ऑब्जेक्ट है m1 और m2, जो इनिशियल वेलोसिटी इनकी u1 और u2 है, और स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर टाइम t, स्ट्राइक करने के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है v1 और v2 हो जाती है, v1 और v2 हो जाती है। ये टू क्या है ऑब्जेक्ट है m1 एंड m2, जो क्या कर रही है स्ट्राइक कर रही है, क्या कर रही है स्ट्राइक कर रही है, ये m1 और ये m2। जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी m1 और m2, तो मान लीजिए ये इसके ऊपर क्या लगाएगी F1 फोर्स लगाएगी, m1 है ये, और जो m2 है ये क्या लगाएगी F2 फोर्स लगाएगी, किसके ऊपर, इसके m1 के ऊपर। जो F1 है m1 है ये तो F1 फोर्स किसके ऊपर लगाएगी m2 के ऊपर लगाएगी, और जो F2 है ये फोर्स किसके ऊपर लगाएगी m1 के ऊपर लगाएगी। तो जो F1 जो एक्शन रिएक्शन यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा F1 इक्वल हो जाएगा किसके F2 के, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा ऑपोजिट होगा, यानी ये प्लस मानेंगे इसको तो इसको क्या मानेंगे माइनस मानेंगे, तो F1 इक्वल टू माइनस F2। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब स्ट्राइक इज अदर, स्ट्राइक करने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v1 और v2 हो जाती है। नाउ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए m1 u1, तो p बराबर क्या होता है m इंटू वी तो होता है, m इंटू वी होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है u1 है, तो ये क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी ए ऑब्जेक्ट की क्या हो गई m1 u1 हो गई, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी का क्या हो गया m2 u2 हो गया। और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v आ जाएगा दोनों जगह। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी m2 v2। अब हम बात करेंगे जो मोशन का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है मैंने बताया था, जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने पढ़ा था पहले, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमने ये पढ़ा था एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको अब सॉल्व करेंगे हम। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए, पहले ए की बात करेंगे उसके बाद बी की बात करेंगे। तो ए में देखिए तो F1 बराबर क्या हो जाएगा m1 v1 माइनस, यानी ये तो हो गया फाइनल मोमेंटम और ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, तो m1 माइनस v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी, और ये इक्वल किसके होगा, यहाँ पे m को क्या ले लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो m1 बाहर क्या आ गया कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गया v1 माइनस u1 अपॉन टी। तो ये हो गई इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम बात करें m2 मास वाले के लिए, मास वाले बॉल के लिए यानी बी के लिए, बी ऑब्जेक्ट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी। तो m2 को यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी अभी पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है जितना ऑब्जेक्ट क्या करता है एक्शन करता है, जितना क्या करता है एक्शन उतना ही उसके ऊपर वापस क्या होता है रिएक्शन होता है, उतना ही उसके ऊपर क्या होता है रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, एक तो था m1 और एक क्या था m2। तो m1 का तो हमने फोर्स माना F1 और इसका क्या हो गया F2। तो ये फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, बट एक को हम क्या मान लेंगे माइनस में मान लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन इसकी ये है और इसकी डायरेक्शन क्या है ये है।
तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इक्वल टू माइनस F2। तो यहाँ पर अभी अभी हमने F1 की वैल्यू निकाली थी और F2 की निकाली थी। तो F1 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, M1 ब्रैकेट V1 माइनस U2 अपॉन T इक्वल, यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि F2 के आगे क्या लगा रखा है, माइनस लगा रखा है। तो M2 ब्रैकेट V2 माइनस U2 अपॉन T। तो ये T से T तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इक्वल लगा रखा है, तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो M1 V1 माइनस M2 U2 इक्वल टू माइनस M2 V2 प्लस M1 U1। तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस की है और ये भी क्या है, माइनस की है। तो इसको तो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो यहाँ पर देखो U क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था, ये भी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, और ये देखो ये क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी, ये क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। तो ये तो जो है ये तो आ गया टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू ये आ गया टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये प्रूव कर दिया हमने, दज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।